नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। ये थर्ड लेक्चर है किसका, पॉलिटी सीरीज का। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अभी तक हम पढ़ चुके हैं सिंपल सी बात, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड लेक्चर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, हम इस लेक्चर में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सैलिएंट फीचर है वो है इट इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? बिकॉज देखो, कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल आता है किसका, यूके का, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल किस चीज़ का आता है, यूएसए का। और रिटन में भी सबसे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो है भारत का। इसके पीछे कुछ रीज़न दिए गए। सबसे पहले ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है? क्योंकि अगर हम अपना नेशनल एंथम भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बोला जाता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल सी तरंगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतनी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी में और हर रीजन की अपनी एक पर्टिकुलर नीड है, इसी कारण से भी थोड़ा सा क्या हो गया, लेंथिएस्ट हो गया। दूसरा रीजन दिया गया है हिस्टोरिकल रीजन, और हिस्टोरिकल रीजन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्योंकि स्ट्रक्चरल पार्ट हमने लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और इसी कारण से ये एक्ट अपने आप में बहुत लेंथी था, इसी कारण से हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा लेंथी बना। तीसरा कारण दिया गया है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए, सेंटर और स्टेट के लिए, इसी कारण से क्या है कि ये लेंथीएस्ट बना क्योंकि यूएसए के अंदर सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। और चौथा रीज़न दिया जाता है डोमिनेंस ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज़। इनको लिखना बड़ा पसंद था, इसी कारण से इन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। एंड एक और रीज़न दिया जाता है इसके अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन है, इसी कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना, लेंथीएस्ट बना, ठीक है ना। पहला हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रोन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। हमने लगभग क्या किया कि 60 से ऊपर क्या किए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी उन्होंने, ठीक है। तो हमने वेरियस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जो जो हमें अच्छा लगा हम उसमें से लेते गए और उसको मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ठीक है। तो हमने जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। फिलोसफिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया, जैसे कि फंडामेंटल, फिलोसफिकल पार्ट का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए बिल ऑफ राइट, एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और ये याद रखिएगा, ये अब की बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वी टेक पॉलिटिकल पार्ट, सो आंसर इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब ये वेरियस मैंने कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया। मेजर सोर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर सोर्स है। फेडरल स्कीम्स हमने यहाँ से ली, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने यहाँ से लिया, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमने यहाँ से लिया। यूएसए से क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया। इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। रिमूवल ऑफ एससी एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोसीजर जो है सारे हमने यूएसए से लिए। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, मतलब कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं कैसे होंगे, वो सब हमने साउथ अफ्रीका से लिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक कंसेप्ट लिया रूल ऑफ लॉ का, है ना। एंड उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाइकैमरलिज्म हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैबिनेट सिस्टम हमने कहाँ से लिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डीपीएसपी लिया। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जापान से हमने क्या लिया, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लिया। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट लिया। यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एंड आइडिया ऑफ जस्टिस का, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया। रेजिडुअल पावर विद सेंटर लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। सो यहाँ से हमने जो है ये मेन सोर्सेज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लगभग 60 सोर्सेज के करीब करीब हमने इस्तेमाल किए थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंट फीचर क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल अमेंडमेंट से भी जो है वो क्या हो सकता है, अमेंड हो सकता है, तो इस कारण से। लेकिन कई बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल जो अमेंडमेंट प्रोसीजर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि पहला जो है, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। 50% इसमें टोटल मेंबर जो है वोट करेंगे, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है मेंबर जो है वो वोट करेंगे, ठीक है। ये है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। एंड एक और अमेंडिंग प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 50% ऑफ टोटल मेंबर, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले मेंबर्स, प्लस जो 50% जो स्टेट है ना उस वो क्या करना चाहिए, उनको रेटिफाई करना चाहिए उस चीज़ को, तभी वो जो बिल्स होंगे वो क्या बनेंगे, एक्ट बनेंगे। तो हमारे पास अमेंड करने के लगभग जो है 2 तरीके हैं, एक तो सिंपल अमेंडमेंट से एंड दूसरा क्या है, स्पेशल अमेंडमेंट से आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है ना। सो इसी कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है किसका, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ रूल्स, कुछ जो बिल्स हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ जो एक्ट हैं, लॉज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं। कईयों को लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, इसी कारण से ये फीचर रखा गया। चलिए नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मतलब कि है तो हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन कई बार यूनिटरी बायस भी हो जाता है, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। फेडरल फीचर्स क्या हैं हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 2 गवर्नमेंट का होना सेंटर एंड स्टेट पर, डिवीजन ऑफ पावर होना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना, रिजिडिटी होना कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना एंड बाय कैमरलिज्म होना, ये फीचर्स हैं किसके, फेडरल फीचर्स हैं। अच्छा, यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कभी मर्जी सेंटर क्या कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है और अपने पक्ष में क्या कर सकता है, कोई भी फैसला कर सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नर बाय द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रावधान है एंड इमरजेंसी प्रोविजन का जो प्रावधान है, इसी कारण से हम ये बोलते हैं कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है, ठीक है ना। प्रेफर्ड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरल ऑफ स्टेट, बिकॉज हमारा जो यूनियन है ना, सिंपल सी बात, ये किसी भी स्टेट से एग्रीमेंट होकर नहीं बना है और ना ही स्टेट के पास अधिकार है, सिंपल सी बात, वो हमसे अलग टूट कर जा सकते हैं। इसी कारण से यूनियन ऑफ स्टेट जो है फ्रेज का इस्तेमाल हुआ और इसी कारण से के.सी. वेयर ने क्या बोला, सॉरी एस की जगह सी है, के.सी. वेयर ने क्या बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला, इट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। इंडिया ने किस चीज़ को अपनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, है ना। सो अब प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के कोऑपरेशन पे क्या करता है, ये बेस क्यों करता है, क्यों चूज किया गया है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और उस टाइम पर भारत को देश के डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या है कि इंडिया ने क्या चुना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, बिकॉज प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि वो प्रॉपरली बेस होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, इसको हम वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड दे आर responsible toward the legislature and legislature is responsible toward the
पीपल, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि इसमें नॉमिनल हेड भी होगा जैसे कि प्रेसिडेंट, और रियल हेड भी होगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, इसी कारण से इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें मेजोरिटी पार्टी रूल होगा, जो जैसे कि बीजेपी है अभी मेजर पार्टी है, तो इसी कारण से उसका रूल चल रहा है, ठीक ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव की, जो भी ये डिसीजन लेंगे तो इनकी क्या होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लीडर कौन होता है गवर्नमेंट का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डेजोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का, जैसे कि लोकसभा का एंड असेंबली का। और मतलब कि डिफरेंस क्या है इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और यूके की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दो हमने ये यूके से इंस्पायर होकर लिया है। इंडिया के अंदर जो हेड होते हैं, मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो यूके के अंदर जो हेड हैं मतलब कि वो इलेक्टेड नहीं है, वो क्या है, राजा हैं, एंड वो इलेक्टेड नहीं होते। सिंपल सी बात, यहाँ पर इलेक्शन होता है, ठीक है ना। और कौन सा इलेक्शन हमारे यहाँ, इंडायरेक्टली इलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वी आर द मिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का कंसेप्ट कहाँ का है, यूके का है, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट क्या है, यूएसए का है। देखो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी कहाँ पर, यूके में। कहने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकती है, सिंपल सी बात, जुडिशरी के पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। और यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी क्यों है, क्योंकि बिकॉज अगर कोई पार्लियामेंट, वहाँ का पार्लियामेंट रूल बनाता है, लॉ बनाता है, तो जुडिशियल हमेशा उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। इसी कारण से क्या है, इसको बोलते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी। लेकिन इंडिया के अंदर इन दोनों का सिंथेसिस है, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है ना। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी का प्रमाण कौन देता है, आर्टिकल नंबर 13, और इसमें बोला गया है कि अगर जुडिशियरी को अगर ऐसा लगे कि कोई लॉ क्या है कि अनजस्ट है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कि जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली दिया गया है। और एक केस हुआ था, सिंपल सी बात, उसके अंदर ये भी बोल दिया गया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो एक्सप्लिसिटली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी क्या है कि है ना, इन एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर लगता है कि जुडिशरी को ये लॉ खराब है, इसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं किया, तो इस लॉ को नल एंड वॉइड भी करार दिया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। और ये बोला गया कि पार्लियामेंट्री सोवर्निटी कैसे है, अगर उसने रूल को ख़त्म कर दिया, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो मेजर पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड भी कर सकता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। और वी कैन से दैट दे कैन यूज़ आर्टिकल 368 बाय, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करके वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। चलिए अब एक और साइलेंट फीचर है कि इंडिया जो है वो फॉलो करता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, पहले जो आपका केस है वो लोअर कोर्ट में चलेगा, लोअर कोर्ट के बाद हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी कि बात ये हुई कि जो कोर्ट्स हैं वो क्या है कि एक दूसरे से क्या है कि इंटीग्रेटेड है, सिंपल सी बात, ठीक ना। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज, ठीक है ना। यूएसए में डिफरेंट है, यूएसए में डिफरेंट कैसे है कि जो फेडरल कोर्ट है वो तो लॉ को अप्लाई करता है, कौन से, जो फेडरल लॉज होते हैं उनको अप्लाई करता है। जो हाई कोर्ट होता है, स्टेट कोर्ट होता है, वो क्या करता है, जो स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वहाँ पर उनका ध्यान देता है। चलिए अब इंडिपेंडेंट कैसे बोल सकता हूँ जुडिशरी को, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सैलरी है, और सैलरी जो है कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आती है। इसी कारण से इनकी सैलरी के ऊपर डिस्कशन तो हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, पर वोट नहीं डाला जा सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन रहती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और बैन होता है ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। ये था, इसी कारण से बोला जाता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड प्लस क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर क्या है कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और बेसिकली बात क्या है कि ये कौन से पार्ट 3 के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जो फंडामेंटल राइट है वो किसको इंश्राइन करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करते हैं, सिंपल सी बात। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब कितने फंडामेंटल राइट हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिपील कर दिया गया था और इसको आर्टिकल 301 के अंदर लीगल राइट बना दिया गया था। जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है नेचर में,
एंड जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्योंकि ये गारंटर है फंडामेंटल राइट का, वो इशू कर सकता है रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस सर्सरी, है ना, क्यू वारंटो, ये सब वो कर सकता है, ये रिलीज कर सकता है। एंड फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 एंड 19 को भी तभी वो किया जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है जब जो है इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई हो एक्सटर्नल वॉर या फिर एग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब एक और साइलेंट फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में आता है, पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आता है। ये मेंशन करता है कि हमें अटेन करना है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एंड ये अगर किसी को गवर्नेंस करना है हमारे इंडिया के अंदर तो ये मस्ट है गवर्नेंस करने के लिए, ठीक है ना। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मिनर्वा मिल केस ने क्या बताया, मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में हुआ था, इसने ये बताया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बैलेंस पर है, किसके बीच में, फंडामेंटल राइट के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दी गई है, आर्टिकल नंबर 51A में दी गई है एंड पार्ट 4A में दी गई है। ये किसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी में, और ये ध्यान रखना ये एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड किया था, ठीक है ना। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी इसने रिकमेंड करी थी, 8 थी, लेकिन अभी अपने पास कितनी है, 11 हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये जब लाया गया तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत सारा चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, ठीक है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10 + 1 का मतलब क्या है, जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है ना। तो क्यों इंट्रोड्यूस करी गई, क्योंकि ये तर्क दिया गया कि सबके पास राइट्स हैं तो सबके पास ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, इसी कारण से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है वो क्या है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है ना। हमारा जो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, सिंपल सी बात। कहने का मतलब ये है कि रिलीजन नहीं रहेगा किसी भी ऑफिस का इंडिया के अंदर, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। और सेकुलर वर्ड जो है प्रीएम्बल में ये भी दर्शाता है, सिंपल सी बात, कि हम सेकुलर स्टेट हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर लिबर्टी ऑफ बिलीफ रहेगा, फेथ रहेगा एंड वर्शिप रहेगा, ये भी हमारी सेकुलर चीज़ को दिखाता है। आर्टिकल नंबर 14, 16 एंड 25 जैसे प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 26, नो टैक्सेस टू पे फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल नंबर 27, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट रन स्कूल, आर्टिकल 28, कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल 30 एंड 34 दैट इज़ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सब क्या दिखाते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो क्या है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि नेहरू ने बोल दिया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा निर्वाचित करी जाएगी, ऐसे लोगों के द्वारा जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज पर क्या है कि जीते होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो कि अडल्ट है अब उसके पास क्या है कि अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है, ठीक है ना। पहले इसकी जो एज थी वो थी 21 ईयर्स, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इसकी एज क्या कर दी गई, 18 साल कर दी गई। और ये एसएससी में इस बार भी पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। ये क्यों किया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी को क्या करना था, ब्रॉड बेस करना था, ताकि सभी घरों तक डेमोक्रेसी पहुंच जाए, गांवों, शहरों, कस्बे, मोहल्लों में डेमोक्रेसी पहुंच जाए, ताकि इस चीज़ को जो है कि चैलेंज किया जा सके कि जो लोग ये बोलते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इससे इन गरीबों का क्या देना जिनके घर में सिंपल बात खाने के लिए चावल नहीं है, इनको खाने के लिए चावल मिल जाए वही बहुत है। तो इस थ्योरी को नकारना था, इसी कारण से ये चीज़ दिया गया, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो कि यूके से लिया गया था, ठीक है ना। ये किस लिए अपनाया गया, ताकि फेडरल पॉलिटी है, ठीक है ना। हमारी दो फेडरल पॉलिटी तो है लेकिन हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। किस लिए अपनाया गया, ताकि हमारी सोसाइटी में कोहेशन बना रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है ना।
नेक्स्ट इज हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी एक साइलेंट फीचर है। और ये किसका एक साइन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का साइन है, बुलवॉक्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका काम है ऑडिट करना, ठीक है ना। यूपीएससी, इनका काम है बेसिक बात, ठीक है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको निर्वाचित करना, सिंपल सी बात, ठीक है ना, उनको सिलेक्शन करना। एंड एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी काम सेम ही होता है जैसे यूपीएससी को होता है, बस ये स्टेट लेवल पर होता है। चलिए, इमरजेंसी प्रोविजन हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डेमोक्रेटिक होते हुए भी इमरजेंसी प्रोविजन उसके अंदर है, ठीक है ना, ठीक ना। तो बेसिक सी बात किया है, हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जब ये अप्लाई होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तब एक फेडरल सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सिस्टम के अंदर, वो भी विदाउट अमेंडमेंट्स के, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी दे रखी है, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 352 में है, प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल नंबर 356 में है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 360 के अंदर है। और ये भी अब की बार एसएससी में पूछा गया था। चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो है 2 टायर सिस्टम ही दिया गया था, सबसे पहले सेंटर एंड स्टेट। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ, जिसी कारण से पार्ट 9 ऐड हुआ, शेड्यूल 11 ऐड हुआ और रूरल लोकल गवर्नमेंट आई, मतलब कि पंचायत आई, ठीक है ना। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया, 1992 में आया। इसमें पार्ट 9 ए इंट्रोड्यूस किया गया, एक शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, शेड्यूल 12। एंड इसमें क्या किया गया कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपालिटीज़ की बात करी गई, उनको स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो अब क्या बन चुका था, इंडिया 1992 के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट बन चुका था, मतलब कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी ऐड किया गया। और ये कब ऐड किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 हमारे 11 के अंदर, ठीक है ना। इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट से। क्यों दिया गया, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, भारत के रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर पाए, रोजगार जनरेट कर पाए। इसी कारण से क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है ना। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 43B को ऐड किया गया, ताकि जो स्टेट है वो भी प्रमोट करे किसका फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में मेंशन है, पार्ट 9B में आर्टिकल नंबर 243ZH टू लेके 243ZT तक मेंशन है। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म क्या है, साइलेंट फीचर्स तो देख लिए इतने अच्छे अच्छे। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहला, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 60+ हमने नेशन से लिया है। तो B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि जो चीज़ थी वो डिस्कवर हो चुकी थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अब मैं नया क्या डिस्कवर करता, तो इसी कारण से क्या कि हमने डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन लिया एंड उसको उसके बाद प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करने के बाद अपने इंडिया में लागू किया, ठीक है ना। और कई लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935, ठीक है ना, कि ये कार्बन है, कॉपी है 1935। तो उनके लिए जवाब ये दिया गया कि हालांकि ये कार्बन कॉपी है 1935 की, लेकिन इसके अंदर बेसिकली बात क्या है कि अपने अकॉर्डिंग, भारत की नीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या किया है, मॉडिफिकेशन करी गई है, ठीक है ना। मतलब कि नेक्स्ट इज कि ये बोला गया कि इट इज़ अन इंडियन, सिंपल सी बात, ठीक है ना, भारतीय नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक और कंसेप्ट बोला गया कि बिकॉज लैंग्वेज इतनी टिपिकल और इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इतने सारी जगह से लिया गया है, ठीक है ना, इसी कारण से बोला गया। ये बोला गया इट इज़ अन गांधीयन, क्योंकि इसके अंदर लोकल पंचायत गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं थी, लेकिन अब जो है अब वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है 70 जो है किससे, जो अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं, सिंपल सी बात उससे, ठीक है ना। एंड उसके बाद है ये बोला गया कि ये एलिफेंटाइन है साइज़ में, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि ये बहुत बड़ा है साइज़ में। ये बात तो खैर काफ़ी सच है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न भी मैंने इसी चैप्टर में आपको गिनवाए हैं, इसी लेक्चर सीरीज में मैंने आपको गिनवाए हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि इट इज़ अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ठीक है ना। भाई ये लॉयर थे, इसी कारण से इनको लिखना पसंद था, इसी कारण से इन्होंने क्या किया कि भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और
लॉयर्स ही थे, डोमिनेट कर रहे थे किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसी कारण से बोला गया कि इट इज़ अ पैराडाइज ऑफ लॉयर, ठीक है ना। सो ये था पूरा का पूरा लेक्चर, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिटिसिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया है तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा अपना।